Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, beta, today I am going to revise chapter number 8. So, I firstly I will ask the question. Then after you will pause my video and get the answer. And then you again replay my video to get the answer. बेटा इस तरीके से करोगे तो यू विल गेट इट डिटेल या यू विल नो वेरी वेल कि आपको ये जो चैप्टर है कितना समझ। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ वन इम्पॉर्टेंट बुक एंड द ऑथर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रूरल सोसाइटी अंडर द मुगल इन द 16th and 17th सेंचुरी में कौन सी वो बुक थी और उसके ऑथर का क्या नाम था। तो इस बुक का नाम था आइन अकबरी जो कि अबुल फजल के जरिए। बेटा अकबरनामा मत लिख देना, इसमें लिखा हुआ है रूरल सोसाइटी के बारे में जो बुक्स थी वो बताती है। जो कि हमने कहा था जो फर्स्ट जो 2 बुक थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है अकबरनामा, ये गलती मत कर देना। Which were the agent of the state under the Mughal who sought to control the rural society in order to get the regular share of taxes from the people? यानी कि उन एजेंट्स के बारे में बताना है मुगल पीरियड के टाइम पीरियड में जो रूरल सोसाइटी के टैक्सेस को कलेक्ट करते थे उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये कौन बनते हैं स्टेट के एजेंट्स पूछा है। तो इसमें रेवेन्यू एसेसर आ जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा, रिकॉर्ड कीपर्स आ जाएगा। ठीक है, ये व्हाट वर द मेन रीजन फॉर द कांस्टेंट प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द मुगल। कि मुगल पीरियड में एग्रीकल्चर में कैसे कांस्टेंट प्रोग्रेस हुई, किस वजह से। प्लेंटीफुल लैंड बहुत ज़्यादा थी, easy availability of labor, hard work of peasants. Which were the 2 main crop? यहाँ पे 2 मेन क्रॉप कौन सी थी, वही रबी और खरीफ थी। तो रबी क्रॉप में कब उगाते थे और कौन सी थी रबी क्रॉप, और इसी तरह ही खरीफ क्रॉप कौन सी थी। बेटा वीट और राइस जो है शुरू से लेकर आज तक इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में ही आते हैं। During the 17th century, which new crop reached the Indian subcontinent from the different part of the world? मैंने पहले उसमें बताया था आपको कि भाई कौन से ऐसे वेजिटेबल थे, ऐसी कौन सी क्रॉप थी जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से इंडिया के अंदर आई थी। जैसे मेज था, ये अफ्रीका और स्पेन से आया था इंडिया के अंदर। और वेजिटेबल लाइक टोमेटो, पोटैटो एंड चिली एंड फ्रूट लाइक पाइन एप्पल एंड पपाया वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, अमेरिका से। न्यू वर्ल्ड जो है यहाँ पे अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहा है। What was the contribution of the women in the agrarian और एग्रीकल्चर सोसाइटी? वुमेन का जो क्या रोल था इसमें। तो वुमेन जो थी हार्ड वर्क नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी अपने वो मेल के साथ में, हस्बैंड के साथ में या फैमिली मेम्बर के साथ में तो छोटा मोटा जो काम था जैसे सीड्स वगैरह को स्प्रेड कर देना, छोटा मोटा जो काम को जो था वो कर दिया करती। जैसे दे वर्क टुगेदर विद मैन इन द टास्क ऑफ वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग, वीविंग ऑफ थ्रेड वाज देयर एक्सक्लूसिव जॉब विच वाज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, दे हेल्प इन द पॉटरी एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, अबाउ ऑल दे हेल्प एज हाउस वाइफ। इनके अलावा वो घर में एक हाउस वाइफ की तरह काम भी करती थी। वॉट वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब्स? जो गाँव जंगलों में जो फॉरेस्ट ट्राइब्स जो रहती थी वो कैसे कैसे काम करती थी। टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फायरवुड के लिए हो सकता है। टू हंट एनिमल्स का हंट करते थे। और प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। जैसे मैंने कहा टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हो सकता है कोई हर्बल मटेरियल है जैसे हाइव्स वगैरह हो गए, बी हाइव्स वगैरह, इन सब का कलेक्शंस वगैरह ये लोग करते होंगे। और भी थे एलिफेंट्स वगैरह, अपन ने सुना था, पढ़ा था। ठीक है, वो वाला याद कर लेना, किन राजाओं को अधिकार था जंगल के हाथी पकड़ने का, इस तरीके से याद आया। चलो आगे। अंडर अकबर द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कैटेगरी? अकबर के टाइम में जो लैंड जो थी वो कितने कैटेगरी में डिवाइड थी? तो एक तो था पोलाज, लैंड विच येल्ड क्रॉप एवरी ईयर। एक तो वो पोलाज बोलते थे, ऐसी लैंड
4 पार्ट्स में बांटा गया था। ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया था आपको, या तो किसी सोर्सेज वगैरह में ये है, इसको ढूंढना। ठीक है, एक ऐसी क्रॉप थी जहाँ पे पैदावार एवरी ईयर होती थी। दूसरा था पारोती लैंड वाज लेफ्ट फैलो फॉर 1 or 2 years टू रिटेन इट पावर। एक ऐसी लैंड थी जिसको 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था अपनी पावर का मतलब होता फर्टिलिटी को गेन करने के लिए। थर्ड थी छाछार लैंड विच फैलो 3 to 4 years। इस लैंड को 3 to 4 years के लिए छोड़ दिया जाता था कोई फर्टिलिटी गेन करने के लिए। और फोर्थ जो थी बंजर फैलो लैंड फॉर मोर देन 5 years, जिस लैंड को 5 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था। बेटा अंडरलाइन कर लेना इनको, ये जो चीज़ मैंने नहीं बताई उसको जरूर लिखो। Why were the women considered an important resources in agrarian society? कि जो फीमेल्स वगैरह होती थी इसको एग्रीरियन सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता? हाँ, एक तो ये क्या था, रिप्रोड्यूसर होते थे, बच्चों को जन्म देने वाले होते थे। और दूसरा मैन के साथ में हाथ से हाथ मिला के काम करते थे, चाहे सोइंग हो, गेटिंग हो, थ्रेसिंग द हार्वेस्ट हो। ठीक है, इसके अलावा अभी बताया था मैंने पोएट्री, एम्ब्रॉयडरी वगैरह में छोटे मोटे जो काम जो थे वो ये कर दिया करते थे। चाइल्ड बेयरर्स होते थे सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी थी इनकी लेबर पे डिपेंड थी। मेंशन द 2 फैक्टर्स फॉर एंजॉइंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेज बाय द जमींदार इन द मुगल इंडिया। कि वो फैक्टर बताओ जिसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार जमींदार को मुगल इंडिया में मिले हुए थे। तो एक तो हो सकता है वो कास्ट बेस की वजह से मिला हुआ हो, दूसरा ये लोग राजा की सेवा वगैरह करते थे, इस वजह से इनको ये सिस्टम मिल जाता। जमींदार बीइंग proprietors of the land held a superior status in the rural society, enjoy certain social and economic privileges under the Mughal। क्या था next? They enjoy these privileges because they perform certain service for the state। किसी स्टेट के लिए कोई विशेष सेवाएं वगैरह ही देते थे। They collect revenue on behalf of the state, और स्टेट के लिए ये कलेक्शन करते थे। फॉर विच दे वर कंपनसेटेड फाइनेंशियली, जिसके बदले में इनको कंपनसेशन मिलता था। और कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वर अनदर सोर्स ऑफ पावर, और जो इनको पावर मिली हुई थी वो इस वजह से क्योंकि राजा के लिए सेना इकट्ठा करने का काम करते थे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म छाछार एंड बंजर लैंड, ये मैंने भी आपको बता दिया, ध्यान रखें। What was the जाति पंचायत स्टेट एनी 2 of its function। जाति पंचायत क्या होती थी? जैसे क्या होता था गांव के अंदर मैंने बताया आपको एक विलेज पंचायत होती थी। विलेज पंचायत में विलेज हेडमैन होता था जिसका काम था सभी को कंट्रोल में रखना है, अपने कस्टम्स को फॉलो करना। इसके अलावा डिफरेंट जो कास्ट बेस्ड पंचायत वगैरह भी होती थी, इनका काम क्या था? अपने पीपल्स को कंट्रोल के अंदर रखना। अच्छा ठीक है, अब पढ़ लेते हैं जाति पंचायत जो मैंने बताया वो इस पर कहने मतलब जैसे मैं आप क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछने के बाद में आप अपना यूज़ करो, यूज़ करने के बाद में आप क्रॉस चेक करो। पर्टिकुलर राजस्थान द जाति पंचायत एक्ट आर्बिट्रेट सिविल सूट बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, इन डिफरेंट क्लासेस के बीच में अंतर रखती थी। दे ऑल्सो मेडिटेट इन कॉन्टेस्ट द यूज ऑन लैंड। Not only they decided whatever marriages were performed according to norms laid down by a particular caste group, मतलब खुद के रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो तय करते थे। और जाति पंचायत का ही काम होता था कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया है तो उसको सॉल्व करे। नेक्स्ट, हु हेडेड द पंचायत ड्यूरिंग द 17th century, हाउ वाज इट चूजन। तो पंचायत का जो हेड होता था वो हेडमैन होता था, वो किस तरीके से बनता था? वो करेज वाला बंदा हो, काइंड हो, पावरफुल हो, उस हिसाब से। ठीक है, प्लस में उसको जो विलेज के जो एल्डर्स वगैरह थे वो चूज़ करते थे, और ये सब चूज़ करने के बाद में विलेज का जो जमींदार जो होता था वो वेरीफाई करता था। ठीक है, ऐसे किया करते। द पंचायत वर हेडेड बाय द हेडमैन नॉन एज द मुकदम और मंडल।
He was chosen through the consensus of the village elder, and that choice had to be rectified by the zamindar. समझ के उसको मुकदम और मंडल बोलते थे. Mention the factors that account for the constant expansion of agriculture during the 16th और 17th century. तो वो फैक्टर्स लिखने हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ था 17th और 18th सेंचुरी में. जैसे मैंने कहा था पहले प्लेंटीफुल लैंड थी, लेबर भी ज़्यादा थी, द एबिडेंस ऑफ द लैंड हो गया, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर जो था, मोबिलिटी ऑफ द पीजेंट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. जो पीजेंट वगैरह जो थे, फार्मर्स वगैरह जो थे, एरिया बदलते रहते थे, तो इस वजह से लेबर की समस्या नहीं थी. और जो मुगल रूलर जो थे वो पीपल्स को इनक्रेज करते थे फूड क्रॉप और कैश क्रॉप उगाने के लिए. हाउ वर द विलेज आर्टिशन कंपनसेट बाय द विलेजर्स फॉर देयर सर्विस. अब जो आर्टिशियंस वगैरह होते थे उनको कैसे कंपनसेशन मिलता था, या उनको कोई भी काम करने के बाद में पैसा कैसे मिलता था. दोनों ही तरीक़ों से मिलता था. उनको कैश भी दिया जाता था, प्लस में उनको कमोडिटीज़ वगैरह जो हैं वो दे दी जाती थी. राजा वगैरह पे काम करवाता था, ऐसा कुछ भी है तो उनको डेली का जो एक्सपेंस है उनका, इस वीट का, राइस का, कोई वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह का, तो वो दे दिया जाता था. चलते हैं आगे, देखते हैं. They were paid a small daily allowance and diet money. डेली अलाउंस दे दिया जाता था, मनी वगैरह दे दिया जाता था उनको. समटाइम दे वर गिवन अ शेयर इन द हार्वेस्ट. कई बार उनको हार्वेस्ट जब होता था तो उस हार्वेस्ट सीजन में उनको शेयर मिल जाता था. समटाइम कैश रिम्यूनरेशन वाज गिवन टू देम. कई बार कैश वगैरह भी मिल जाता था. अच्छा, हाउ डिड द जमींदार डिराइव देयर पावर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में जमींदार को पावर कैसे मिली. तो जैसे मैंने बताया, मुगल्स को स्पेशल सर्विस देते थे स्टेट्स के लिए, इसलिए मिलता था. ठीक है, फिर स्टेट्स के लिए स्पेशल सर्विस देते थे वो लोग. ठीक है, मिलिट्री रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो कलेक्ट करते थे. लैंड रेवेन्यू है वो भी ये कलेक्शन करते थे, इस वजह से उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था. मेंशन द मेजर क्रॉप ऑफ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में जो मेजर क्रॉप थी वेस्टर्न इंडिया की, वेस्टर्न इंडिया में देखो एरिया कौन सा आ जाता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाला एरिया आता है. तो यहाँ पे मेज़ वगैरह होता था. साथ के साथ में ही मेज़ जो था होता था इस टाइम इस एरिया में मेज होता था. और ये मेज कहाँ से आया था, अफ्रीका और स्पेन से आया था. To what extent it is possible to characterize agriculture production in the 16th-17th century as a subsistence agriculture gave mainly to region. कि subsistence agriculture होता था या क्या होता था, इसके बारे में आप कुछ बताइए. Main emphasis was laid on the production of the wheat, rice, barley, which were quite necessary to feed the people. Subsistence agriculture का मतलब होता है जीवन जीने के लिए, यानी कि कैश क्रॉप जो होती है वो सेलिंग पर्पज से उगाई जाती है. सब्सिस्टेंस उनके लिए उगाई जाती है कि आप हमें जीना है. तो मैंने आपको पहले बताया था मुगल टाइम पीरियड में फूड, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों के लिए इंकरेज किया जाता था. तो वाज ए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर साइड बाय साइड. इनके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड और लिंसेन ये भी उगाई जाती थी. लोगों को कहा जाता था कि आप सब्सिस्टेंस के साथ में ही कमर्शियल कैश क्रॉप्स और कमर्शियल प्रोडक्शंस भी करो. Mention any two steps taken by the Mughal to create the revenue as an administrative apparatus. 2 स्टेप्स बताने हैं मुगल के लिए कैसे उन्होंने फॉलो किए हैं उनको. रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज इकोनॉमिक मेन स्टे. चलते हैं, इकोनॉमिक मेन स्टेज था, यानी कि रेवेन्यू जो था वो ही मेन अर्निंग सोर्स था मुगल पीरियड के अंदर. इसके लिए उन्होंने दीवान वगैरह या पूरा सिस्टमेटिक ढंग से कर रखा था. हैं रिकॉर्ड कीपर्स वगैरह थे. लैंड का मेजरमेंट करवाया गया था और लैंड का एक्चुअल स्टेटस भी लिखा हुआ है, बताया मतलब पता किया गया था कि जो लैंड है वो कितना, क्या उसका स्टेटस है.
क्या वो फर्टाइल लैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रेवेन्यू थे। Mention two factors that brought a stability in the silver currency during the 16th and 17th century। तो 2 फैक्टर्स बताने हैं कि सिल्वर करेंसी जो थी 16 17 में यूज़ की जाती थी, जहाँ से जो हम एक्सपोर्ट करते थे मटेरियल, उस मटेरियल के बदले में हमको जो करेंसी मिलती थी, कैश मिलता था या कुछ भी है, वो हमको सिल्वर कॉइन्स के रूप में ही मिलते थे। Voyages of the discovery and opening of the New World America resulted in the expansion of the Asia trade, particularly Indian trade with Europe. This expanding trade brought in huge amount of silver, billions into Asia to pay for goods procured from India. As a result, a large part of the billion gravitated toward India. Testimony of the Italian traveler है Giovanni Carrier, who passed through India 1690, बताया था मैंने आपको। Geographical account about the way silver travel across the globe to reach India. All this gave stability in the silver currency। ठीक है, अब और बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो चालू हो गए। What were the problem in using the iron as source for reconstructing agrarian society? How did the historian deal with दिस सिचुएशन? किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई आईने की बुक्स के ज़रिए उसको लिखते वक्त? देखो 2-3 प्रॉब्लम्स क्या थी। एक तो ये था जो व्यू जो दिया हुआ था वो हायर सोसाइटी का व्यू था, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचती थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ डेटा में एरर वगैरह थे, हालांकि वो एरर जो थे बहुत कम थे। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी किसी एक सूबा से तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट की गई थी, जबकि कुछ सूबा से बहुत ही कम कलेक्शंस किया गया था। पढ़ लेते हैं एक बार। एक तो जैसे मैंने आपको बताया जो न्यूमरस एरर जो थे टोटलिंग में थी, हालांकि वो बहुत कम थी। उसके अलावा वन साइडेड व्यू था डेटा के बारे में, सूबास के जो मैंने बताया वो ही चीज़ है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो जैसे हमने बताया न्यूमेरस एरर्स वगैरह मिले हैं, तो वो एरर इतने कम है कि जो मतलब कि माइंड करने वाले नहीं है। दूसरा, वर्ड्स को लिखते वक्त यानी कि नंबर्स को लिखते वक्त जो है वर्ड्स में लिखा गया है ताकि एरर्स कम से कम हो। और ये जितने भी एरर्स वगैरह जो मिले हैं यह मोस्टली जो अबुल फजल जो थे उनके असिस्टेंट के ज़रिए किए गए थे। टू वॉट एक्सटेंट इज़ इट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द 16th-17th सेंचुरी बाय सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर? तो आप इसमें वो कब वही लिख दें, उस टाइम में कैश क्रॉप और सब्सिस्टेंस क्रॉप्स उगाई जाती थी। कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी थी? जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, शुगर केन वगैरह थी, कॉटन थी, लिनसन वगैरह थी। कितनी वैरायटी की क्रॉप्स उगाई जाती थी, कितने एरिया में कितनी वैरायटी की क्रॉप्स उगाई जाती थी। बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा नहीं बता पाऊँगा, तो आप थोड़ा सा हिंट्स लेके ही काम कर लें। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्रॉप में रबी और खरीफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती थी, ये सारा ध्यान दें। डिस्क्राइब द रोल प्ले बाय द वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वुमेन का रोल बताना है, वही मैंने बताया था, वीडिंग वगैरह करती थी, हार्वेस्ट सीजन में करती थी, एग्रीकल्चर में बताना है आपको। ठीक है, तो आप लिख लें। वुमेन जो थी सीड स्प्रेड वगैरह करती थी, टीलिंग कर लिया करती थी, खेतों को खोदते थे, प्लगिंग करते थे। ठीक है, और आर्टिशंस के साथ में भी लिख सकते हैं कि शिफ्टिंग, नीटिंग, मतलब कि मिट्टी को गूंथना वगैरह मैंने जैसे बताया था, तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ में ही आप ये सारी चीज़ें भी डाल दें। ठीक है, और साथ में ही हाउ वर द वुमेन कॉन्सिडर इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन एग्रीरियन सोसाइटी। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि फीमेल्स वगैरह जो थी एग्रीरियन सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल था, इनको अपने फादर की प्रॉपर्टी पे राइट वगैरह मिला हुआ था। ठीक है, कुछ फीमेल्स वगैरह ऐसी थी जो विडो हो गई थी लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेंट करती थी सोसाइटी में एज ए ट्रेडर वगैरह जो कुछ भी देखना।